Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to my YouTube channel. Today we will start chapter number 3 of class 9 National Book Foundation. चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 का नेम है सेट एंड रिलेशन। सेट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेट के ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब पहले डिफाइन करना ज़रूरी है। मैं वन बाय वन आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। जी, तो सबसे पहले आता है सेट। A set is a collection of well-defined, distinct object. ये आपके पास इसकी डेफिनेशन में जो है वो टू वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। आपको पता है कि आपके पास जो है ये यहाँ से डेफिनेशन से जो है वो जाहिर है कि सेट में जो है वो होती है बेसिकली कलेक्शन। ठीक है, होती क्या है, कलेक्शन होती है। किस चीज़ की कलेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी टू जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तब ही वो सेट में आ सकते हैं। नंबर 1 इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड एक जो है वो सेपरेट टर्म है। एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो ईजी है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो एक तो ये है कि आपके पास सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हों वो डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए सब। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसकी डेफिनेशन जो है वो सबके लिए सेम हो, जिसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम हो। मींस कि अगर आपके पास मैं कहती हूँ कि नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ओवरऑल दी वर्ड जो है वो सबके लिए जो है वो सेम होगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड है, कोई ये नहीं कह सकता है कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। नो, इसकी डेफिनेशन सबके लिए एक ही जैसी है जो कि ओवरऑल जो है वो सबको पता है। इसके अलावा जो अगर मैं आपको ऐसी एग्जांपल देती हूँ जो वेल डिफाइंड नहीं है, सपोज़ मैं कहती हूँ कि सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स में जो है वो मेरे लिए गुड स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे, जो मेरे सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ते होंगे या मुझे अच्छे लगते होंगे वो गुड स्टूडेंट्स होंगे, और किसी और टीचर के लिए वो डिफरेंट होंगे। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है बेसिकली कि जिसकी डेफिनेशन जो है वो सबके लिए सेम हो, एक जैसा ही हो। जैसे मैं कहती हूँ सेट ऑफ फ्लावर्स, तो सेट ऑफ फ्लावर्स में जो है सबको पता है कि कौन कौन से फ्लावर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ गुड फ्लावर्स, तो मेरी अपनी चॉइस है और किसी सेकंड पर्सन की अपनी चॉइस होगी। इट मीन सेट ऑफ गुड फ्लावर्स नहीं हो सकता, ये एक सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली कहती हूँ सेट ऑफ मंथ्स, तो ये ठीक है, मंथ्स सबके लिए सेम है। सेट ऑफ डेज, ये भी ठीक है। तो इस तरह की जो है वो वेल डिफाइंड होने का ये मतलब है कि जिसकी डेफिनेशन ओवरऑल दी वर्ल्ड सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सेट में आपके पास 2-3 सेट लिख के आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर नंबर्स आते हैं 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये सब। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन मीन कि कौन कौन से ऑपरेशंस, जैसे नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं जो नंबर्स के लिए होते हैं। इसी तरह से सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑपरेशन इज़ यूनियन। तो सेट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है। 2 सेट्स का हम यूनियन ले सकते हैं जिसको यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑन सेट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है, 2 सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन मीन्स के कोई भी 2 सेट्स हैं उनको हम लोगों ने कर देना है यूनाइट, कि दोनों के एलिमेंट्स मिलाकर एक सिंगल सेट के अंदर लिखेंगे तो उसको कहेंगे वो यूनियन है 2 सेट्स का। लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक अलग से सेट के अंदर लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इसमें क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस। तो सेट्स को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए आपको पता है कि या तो ये वाला सिंबल यूज़ होता है या फिर ये वाला यूज़ होता है, माइनस जो सिंबल हम लगाते हैं। तो डिफरेंस में आपके पास क्या होता है, 2 सेट्स को हम माइनस कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है लास्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में आपके पास सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि इसको हम कहते हैं, जब सेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ लॉज हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स के हवाले से, कि सेट्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती हैं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी एटसेट्रा। तो सेम यहाँ पर जो सेट्स हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको 1 बाय 1 लिख लेती हूँ जी। तो सेट्स में आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ सकती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि मैं सेट्स के ऊपर अगर अप्लाई करूँगी तो कैसे लिखूँगी, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि यूनियन के लिए ये होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली हम इंटरसेक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, और इसमें जो है वो जस्ट ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होती है, बाकी ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इजी होती है। इसमें हमने पहले इन दोनों का यूनियन लेना है, देन ए के साथ यूनियन लेंगे, उसका आंसर जो आया होगा। और यहाँ पे हम पहले ए और बी का यूनियन लेंगे, देन सी के साथ। सेम फॉर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको याद रखने का ये तरीका है कि एक तो आपके पास ये जो है वो आपको फ़ौरन से पता चले कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने याद रखना है कि सेम ऑपरेशन होता है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम ऑपरेशन होता है, जबकि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन होता है। ब्रैकेट के अंदर कोई और ऑपरेशन है, अगर यूनियन है ब्रैकेट के अंदर तो बाहर इंटरसेक्शन होगा, अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा। जब डिफरेंट ऑपरेशन आपको नजर आए, इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग जब जो इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ए लिखना है यूनियन, और इसको बी के साथ लिख देना है। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सिंबल है इंटरसेक्शन का, ये लगाना है, देन अगेन ए यूनियन सी लिख देना है आपने। और इसको पढ़ते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन पहले आ रहा है इसलिए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहेंगे। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें इंटरसेक्शन बाहर आएगा, यूनियन अंदर आएगा। इसको हम जब जो है वो इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज जो है वो बेसिकली 2 लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है। तो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसको लिख सकते हैं, जब ये ओपन होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर यूनियन है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हमारे पास ऑपरेशन है सेट्स का, कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि यू में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। सपोज मैंने लेना है जी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ए के ऊपर डैश लगा सकती हूँ, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ये स्मॉल सी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने सिंपल यू में से ए सेट को माइनस कर देना है। इसको हम ए माइनस यू नहीं लिख सकते, बल्कि यू माइनस ए ही लिखना है आपने। तो डिमॉर्गन्स लॉ में ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ही यूज़ हो रहा है। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है, इट मीन्स यू माइनस बी करेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी लिखी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब, इनको हमने लॉजिकली प्रूव करना है। लॉजिकली प्रूव करने का ये मतलब होता है कि इसमें आपने कोई एग्जांपल नहीं लेनी,
ना ही वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स के लिए। तो अगर हम लोगों ने ये लॉ प्रूव करना है तो एक तो ये होता है कि डिफरेंट ए और बी सेट्स हम लोग ले लें और इसको प्रूव कर लें। एक हमारे पास ये तरीका होता है कि हम वेन डायग्राम से इसको प्रूव कर लें जनरल, और एक ये होता है कि लॉजिकली इसको प्रूव करें। लॉजिकली में हम लॉजिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ना तो सेट लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ना ही वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर लॉजिकल प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हमने ये प्रूव करना हो कि ए जो है वो बी के सेट के इक्वल है, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी, देन हम लोगों ने दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। एक ये प्रूव करना होता है कि ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, एंड सेकेंडली ये प्रूव करना होता है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स बी में लाई करते हैं। जो सेट पहले लिखते हैं वो सबसेट होता है, जो बाद में लिखते हैं वो सुपर सेट होता है। ए सबसेट है, बी सुपर सेट है। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बी के कुछ अपने भी हैं एक्स्ट्रा जो ए में नहीं आ रहे। और इसका मतलब है बी के सारे एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं आ रहे। तो अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दें तो बेसिकली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। इट मीन्स ए और बी आर एक्चुअली सेम। तो ए और बी जो है वो आपस में सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, बारी बारी इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से हम लोग जो है वो इनको लॉजिकली प्रूव करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जी, तो फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम लोगों ने लॉजिकली प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जो भी लेफ्ट साइड होगी आपने वो उससे ले लेना है एक्स को। एक्स जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, इसलिए हम लोगों ने एक्स चूज़ किया, यानी कि जनरल नोटेशन यूज़ की है। वो ए यूनियन बी का कोई मेंबर है। इट मीन्स एक्स जो होगा वो ए का भी मेंबर होगा, या फिर एक्स जो है वो बी का मेंबर होगा। हो सकता है कि दोनों में भी, दोनों सेट्स में एक्स आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि या सिर्फ ए में आ रहा हो या सिर्फ बी में आ रहा हो, क्योंकि यूनियन में तो हमने उनको यूनाइट करके ए और बी सेट्स को लिखा होगा। इट मीन्स एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा, या फिर दोनों में भी हो सकता है। जहाँ पर भी यूनियन आएगा आपने उसकी जगह और यूज़ करना है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों का मैं इंटरचेंज करके लिख लेती हूँ। एक्स बिलोंग्स टू बी पहले लिख लें, और एज इट इज़ एक्स बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स इसको मैं क्लोज करके लिख सकती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब और है, और को मैंने यूनियन में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स अगर x मैंने एलिमेंट लिया था a यूनियन b में, और मैंने प्रूव कर दिया है कि वही x जो है वो b यूनियन a का भी एलिमेंट है। इट मीन्स a यूनियन b इज़ अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। कि a यूनियन b के सारे नंबर b यूनियन a में आ रहे हैं। x तो कोई भी मैंने नंबर लिया था, इट मीन्स कोई भी x की जगह वैल्यू पुट करूँगी तो ये सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ये जो सेट है ये इसका क्या है, सबसेट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, जो x हम लोगों ने एलिमेंट लिया था पहले लेफ्ट हैंड साइड में से लिया था, अब हमने उसी को राइट हैंड साइड में से लेना है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू b यूनियन a। अब x जो है वो किसका एलिमेंट है, राइट साइड इसकी हम लोगों ने लेनी है b यूनियन a। इट मीन्स x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। इसको अगेन रीअरेंज कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b विच इज़ बेसिकली रिटर्न एज b यूनियन a इज़ अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास क्या होगा कि अगर ये a यूनियन b यूनियन a का सबसेट है,
और बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मीन्स ए यूनियन बी जो है वो बेसिकली बी यूनियन ए के इक्वल है। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ए और बी सेट के लिए बताया है वही सेम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, और ये हमारे पास प्रूव हो गया है लॉ। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव कर लेते हैं सेकेंड जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले यही लेट करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आपने एंड का वर्ड लिखना है, जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पर आपने एंड का वर्ड यूज़ करना है। इट मीन्स कि एक्स जो है अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है, इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इट मीन्स एक्स जो है वो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में है। सिमिलरली इसको इंटरचेंज कर लेती हूँ, बी पहले लिख लेती हूँ और ए बाद में लिख लेती हूँ, और इसको क्लोज करके हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली हम लोगों ने एलिमेंट लिया था ए इंटरसेक्शन बी का और आ गया है बी इंटरसेक्शन ए में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग्स टू, अब राइट हैंड साइड लेनी है, बी इंटरसेक्शन ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, which means x belongs to A intersection B, और इसको हम लोग लिख सकते हैं B intersection A is a subset of A intersection B, which is equation number 2। अब हम लिखेंगे from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, A intersection B is equal to B intersection A। तो ये हमारा सेकंड लॉ भी लॉजिकली प्रूव हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जी। तो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। सेम इसको भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, इस यूनियन की जगह हम और लिख लेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, और अगेन यूनियन की जगह हम और लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू सी। सिमिलरली अब हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं ब्रैकेट को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इन दोनों में ब्रैकेट लगा दूँ, क्योंकि इससे कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, यहाँ भी और है यहाँ भी और है, और इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इस और को मैंने यूनियन में कन्वर्ट कर दिया है और सेकंड वाला और जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने एलिमेंट लिया था इससे और प्रूव हो गया इसमें, इट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी का कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कन्वर्सली लेट एक्स बिलोंग्स टू, अब अपने राइट हैंड साइड लेनी है अपनी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मीन्स एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी है, जस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है,
आप क्लोज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगेन क्लोज करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन और ब्रैकेट में आ जाएगा b यूनियन सी, विच मीन्स a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। Finally, from equation 1 and 2, to A union B union C is equal to A union B यूनियन सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूव हो चुका है। सेम स्टेप्स पे आप लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ और नहीं आएगा बल्कि एंड आएगा, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड में से हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया है। दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह हम क्या लिखेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। लेकिन ये दोनों किस में आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपके पास बाहर वाला नंबर है, ये और ऑपरेशन के साथ दोनों के साथ सेपरेटली जो है वो ऑपरेट होगा इस तरीके से। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा, ये वर्ड आएगा जो भी लिखा हुआ है और या एंड, और सिमिलरली इसको अगेन अब इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट क्लोज कर देना है। ए यूनियन बन जाएगा ये, ए यूनियन बी, एंड एज इट इज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब एंड को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, एंड की जगह इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से पिक किया था और राइट हैंड साइड में आ गया। इट मीन्स A union B intersection C is a subset of A union B intersection A union C. This is our equation number 1. अब इसी का कन्वर्स पार्ट कर लेते हैं। कन्वर्सली लेट x belongs to A union B। अब आपने राइट हैंड साइड में से एलिमेंट पिक करना है, A union C। It means x belongs to A union B and intersection को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, x belongs to A union C। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x belongs to A और x belongs to B, ये एंड एज इट इज x belongs to A और x belongs to C। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं। 2 ब्रैकेट्स में x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए और जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। जब कॉमन लूँगी तो ऐसे लिखूँगी x बिलोंग्स टू ए और ये दोनों चीज़ें मैंने कॉमन ले ली हैं। इस ब्रैकेट में ये लेफ्ट है, x बिलोंग्स टू बी, सेकेंड ऑपरेशन लिखेंगे, और इसमें ये लेफ्ट है, x बिलोंग्स टू सी, ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, x बिलोंग्स टू a और एज इट इज x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, एंड फाइनली x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इट मीन्स a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c is a subset of a union b intersection c. This is equation number 2.
Finally, we can write it as from equation number 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से हम क्या ले सकते हैं, क्या पिक कर सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए अभी करते हैं। और नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, x बिलोंग्स टू B यूनियन C, x बिलोंग्स टू A and x belongs to B और x belongs to C। सिमिलरली आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x belongs to A जो है और इसके साथ एंड, ये दोनों के साथ सेपरेटली ऑपरेट होगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये और आ जाएगा, x belongs to A and x belongs to C। आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन और को यूनियन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा A इंटरसेक्शन C। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B union C is a subset of A intersection B union A intersection C। This is equation number 1। अब हम लोगों ने लिखना है कन्वर्सली, इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। अब आप राइट हैंड साइड से एलिमेंट पिक करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, this implies x belongs to A intersection B and x belongs to A intersection C। सॉरी, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यूनियन है तो यहाँ पर और आएगा, x belongs to A and x belongs to B, यहाँ पे और एज इट इज लिखा रहने देंगे, x belongs to A and x belongs to C। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे जी। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, x बिलोंग्स टू A और एंड, ये कॉमन आ सकता है। जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, विच कैन बी रिटन एज x belongs to A and x belongs to B union C, x belongs to A intersection B union C। और इसको हम कैसे लिखेंगे, A intersection B union A intersection C is a subset of A intersection B union C। This is equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारा इंटरसेक्शन के लिए भी ये प्रूव हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ के प्रूव कर लेते हैं, वो भी अगर आप लोगों ने समझना है तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम लोग जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ को भी प्रूव कर लेते हैं सेम स्टेप्स पे।
जी, तो आपको मैं डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। जैसे आपके पास है सपोज़ एक्स अगर जो है वो ए का एलिमेंट है, ए कोई भी सेट है उसमें से कोई एलिमेंट मैंने पिक कर लिया है और जो है वो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो फिर एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं लाया करेगा। सिमिलरली अगर एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो फिर एक्स जो है वो ए में लाए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये मैं भी आपको छोटी सी एग्जांपल लेके बता देती हूँ। लेट कर लेते हैं कि यू सेट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। यू सेट मैंने इसलिए लेट किया है क्योंकि जब ए कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो यू माइनस ए करना पड़ेगा, इसलिए यू और ए सेट दोनों रिक्वायर्ड है। और ए सेट लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट पिक करें, सपोज मैंने 1 पिक कर लिया, 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यू में से ए को माइनस करना है। यू में से ए को माइनस करने का मतलब है कि बेसिकली हमने क्या करना है कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हो और ए सेट में ना हो, ठीक है? ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और ए में ना हो। 1 दोनों में है, 1 नहीं आएगा यहाँ आंसर में। 2 भी दोनों में है, नहीं आएगा। 3 भी दोनों में है, नहीं आएगा। सिंबल आप ये भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट सेम है वो कट कर दें और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे यू सेट के अंदर वो आंसर में आ जाएंगे 4 एंड 5। एक एलिमेंट में एलिमेंट आ रहे हैं 4 और 5 और ए सेट में क्या है 1 2 एंड 3। 1 एक ऐसा एलिमेंट, मैंने यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर सकती हूँ। मैंने 1 पिक कर लिया जो कि ए में लाए कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में लाए नहीं कर रहा। ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट में तो 4 और 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट में से कोई एलिमेंट लेट कर लेती हूँ, सपोज 5 लेट कर लिया मैंने, तो 5 जो है वो ए सेट में नहीं आ रहा। ये देखें ए सेट में तो 5 नहीं है। इट मीन्स अगर ए सेट का कोई एलिमेंट लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए सेट में नहीं होगा। ए या बी कोई भी सेट का नाम हो सकता है। सिंपल आपने याद रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो वो सेट में नहीं है और सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। डिमॉर्गन लॉ में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। जी, तो अब डिमॉर्गन का मैंने फर्स्ट लॉ लिख लिया है, इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, वैसे ही लेट करना है जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। लेट एक्स बिलोंग्स टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो फिर इस सेट में तो नहीं आया होगा, ए यूनियन बी में तो एक्स नहीं होगा। इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह और लिख लेते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट अगेन वही कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर ये एक्स ए में नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर ये ए के कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। सेम यहाँ पर भी, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये और लिखा हुआ है। जैसे ये डज नॉट बिलोंग से बिलोंग में कन्वर्ट होगा या फिर बिलोंग से डज नॉट बिलोंग में कन्वर्ट होगा, तो आपने यहाँ पर इसको भी और से एंड या फिर एंड से और में कन्वर्ट कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ये डज नॉट बिलोंग से बिलोंग में आएगा या बिलोंग से डज नॉट बिलोंग में, तो यहाँ और एंड बन जाएगा और एंड अगर लिखा हो पहले से तो वो और बन जाएगा। ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने एलिमेंट पिक किया था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में से और प्रूव कर दिया है कि वही एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, विच मीन्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसी का कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली लेट x belongs to a complement intersection b complement, which means x belongs to a complement, intersection को and में convert कर देंगे, and x belongs to b complement। अब ये x belongs to a complement है, which means x does not belongs to a, similarly x does not belongs to b। अब ये belong से does not belong में convert हुआ है तो and और में convert हो जाएगा। इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और को यूनियन बना देंगे और ये बी।
विच मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें से ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर बिलोंग करेगा। और नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, A complement intersection B complement is a subset of A union B whole complement, which is equation number 2. अब आपने क्या लिखना है, from equation 1 and 2 A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। तो ये हमारा डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ प्रूव हो चुका है। अब डिमॉर्गन का सेकंड लॉ प्रूव कर लेते हैं सेम स्टेप्स पे। जी, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, which means x does not belongs to A and x does not belongs to B. X belongs to A or x belongs to B. X belongs to A यूनियन B, सॉरी यहाँ A कॉम्प्लीमेंट आएगा, A कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, विच मीन्स एक्स नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वेशन नंबर 1। कन्वर्स पार्ट करते हैं, कन्वर्सली let x belongs to A complement union B complement. This implies x belongs to A complement or x belongs to B complement, which means x does not belongs to A and x does not belongs to B. X does not belongs to A intersection B, but x belongs to A intersection B whole complement, which can be written as A complement union B complement is a subset of A intersection B complement। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में से जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डिमॉर्गन का सेकंड लॉ भी प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया है। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी ईजीली। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपको बात मुश्किल लग रही हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।